हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सीएपीएफ का पीएसटी पीएमटी में क्या क्या इवेंट्स होते हैं और उन इवेंट्स को हमने कैसे टैकल करना है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि सीएपीएफ 2025 को बिना कोचिंग के हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कैसे क्रैक किया विदाउट एनी कोचिंग। सो आप में से भी फ़िलहाल बहुत सारे बच्चे जो नेक्स्ट अटैम्प्ट लेने वाले हैं वो एक डिलेमा में होंगे कि हम कोचिंग करें ना करें। तो आज की वीडियो में ये सब बातों का डिस्कशन करेंगे। सो अगर आप पहले कोचिंग कर चुके हैं एक बार और आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो मैं जो आज डिस्कस करूँगी उस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपको वो सही लगे और आपको लगता है कि आप भी उस स्ट्रेटेजी का फ़ायदा उठा के सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप ज़रूर लेना उसकी हेल्प। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर 1 की, सो पेपर 1 का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वाइड है और उसमें सबसे पहले पॉलिटी की बात करेंगे जो कि आजकल पता नहीं क्यों यूपीएससी के सारे एग्जाम से लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार के सीएपीएफ में भी कम क्वेश्चन थे, इस बार के सीएपीएफ में भी कम क्वेश्चन थे। अगर बात करें सीडीएस की तो उसमें भी नहीं दिखे इतने सारे। बट मूविंग ऑन, चलो हमने तो पढ़नी है तो उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। सो पॉलिटी की अगर बात करें तो मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ करी थी क्योंकि मेरे बेसिक्स थोड़े क्लियर थे। पहले मैंने लॉकडाउन के टाइम पे अनअकैडमी से एक बार कोर्स लेके अपना क्लियर कर लिए थे सारे बेसिक्स जितने भी थे। उसके बाद मैंने कोई कोचिंग नहीं करी। फिर 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी। उसके अलावा लक्ष्मीकांत तो मस्ट है। लक्ष्मीकांत में काफ़ी अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और उससे काफ़ी अच्छे से हो गई थी पॉलिटी। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें ज्योग्राफी को तो ज्योग्राफी में 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ मस्ट हैं। वो उनमें से लाइन उठा के भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है और वो तो पढ़नी ही पढ़नी है एनसीईआरटीज़। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे और भी पढ़ना है और मेरे अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए तो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी अपने टाइम पे। और जीसी लियोंग छोटी सी बुक है, जल्दी इतना टाइम भी नहीं लेगी आपका और हो भी जाएगी। उससे अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले तक तो इकोनॉमिक्स इतना आती नहीं थी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब भी इतना नहीं आती थी, बट 2-2.5 साल से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इकोनॉमिक्स भी और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और सीडीएस जर्नी जो चैनल है वहाँ से इकोनॉमिक्स को मैंने किया था। बेसिक क्लियर हो गए थे और इतना ही किया था। बाकी जो करंट अफेयर सेक्शन है वो मैंने अच्छे से किया था क्योंकि इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से भी बहुत पूछता है, जैसे बजट हो गया और भी जीडीपी हो गई, करंट जीडीपी कितनी चल रही है, ये सब मैंने उससे पढ़ा था। उसके अलावा बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री मेरे को बहुत डरावना लगता था और आज भी लगता है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता था। एक तो उसमें रटना बट फिर भी अब आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो चाहे अच्छा लगे ना लगे पढ़ना तो पड़ेगा। तो फिर मैंने मन लगा के फिर स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटीज़ पढ़ी मैंने। एक बार अपना बेसिक्स क्लियर कर लिए सारे और थीम्स ही पढ़ी थी मैंने। तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज़ मैंने नहीं पढ़ी थी, बेसिक जो अपनी एनसीईआरटीज़ है वही पढ़ी थी। उसके बाद स्पेक्ट्रम देखी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एक बार रीड वो करी थी स्पेक्ट्रम। और लूसेंट करी थी मैंने लास्ट टाइम में क्योंकि लूसेंट क्या है उसमें ना वो बुक तो दिखने में बहुत ज़्यादा वो लगेगी आपको कि भीड़ भड़ाके वाली किताब है, बट लास्ट में जब कम टाइम रह गया था ना तो मैंने उसी से रिवीजन किया था अपना और वो काफ़ी हेल्पफुल थी क्योंकि उसमें सारे बैटल्स, कांग्रेस के सेशंस और सारे अच्छे से एक क्रोनोलॉजी में दिए हुए हैं इवेंट्स। क्योंकि अगर आप देखोगे कि 2023 वाला जो एग्ज़ाम मैंने दिया था उसमें डायरेक्ट ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन था कि फाइन किस ईयर में आया था और किसके कार्यकाल में आया था। तो ये सब सारी चीज़ें ना ये लूसेंट में थे, मतलब फैक्ट से आप उससे कर सकते थे अच्छे से। सो मूविंग ऑन, उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की। सो करंट अफेयर मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा था क्योंकि करंट अफेयर का मेजर रोल होता है, वो आपको पेपर 1 में भी हेल्प करता है और पेपर 2 में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्योंकि पेपर 2 में आपको लिखने को चाहिए और वो तो जो बेसिक है जो हम स्टैटिक पढ़ते हैं हर एक सब्जेक्ट में वो तो सभी लोग जानते हैं, वो तो सब लोग लिखेंगे। सो आपको भीड़ से अलग कौन बनाता है? करंट अफेयर, कि आप उसमें कुछ करंट डाल दो, थोड़ा उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो ना। तो इसलिए तो मैं मंथली मैगजीन्स पढ़ती थी क्योंकि आपके पास अभी एम्पल टाइम है और मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो अच्छे से निकाल जाओगे। अगर आप खुद से प्रिपरेशन करो तब भी निकाल लोगे। तो मैंने भी 1 साल में कंप्लीट 1 साल ही पूरा पढ़ा था। तो मैंने तो वाजीराम एंड रवि की मंथली मैगजीन से कवर किया था करंट अफेयर।
आप विजन आईएएस से भी पढ़ सकते हो। विजन आईएएस मेरे को थोड़ा मतलब ऐसे कंजेस्टेड सा लगता था उसके अंदर ना, तो मेरा थोड़ा मन सा नहीं करता था वो पढ़ने का, तो इसीलिए बाकी बच्चे पढ़ते थे विजन आईएएस भी, वो भी अच्छी है। आपको जो सूटेबल लगे, जिसका आपको समझ में आए, आप वो कर सकते हैं। दृष्टि की भी है, वो भी कर सकते हो आप। तो मेरे को बाजीराव एंड रवि की अच्छी लगती थी, तो मैंने वहाँ से किया। उसके अलावा रिवीजन के लिए मैं क्या करती थी, वही CDS जर्नी का है, वो करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैंने मंथली करंट अफेयर्स का रिवीजन वहाँ से कर लिया था, तो अच्छा हो गया था। उसके बाद मूविंग ऑन, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग क्योंकि मैंने FCAT का भी प्रिपरेशन किया था, साइड बाय साइड मैं FCAT को भी लेके चल रही थी, तो FCAT से मेरा मैथ्स रीजनिंग वहाँ से हो गया था कंप्लीट। तो मैंने, और बाकी जो CDS जर्नी का यूट्यूब चैनल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि वो FCAT के लिए ना 20-25 टाइप्स कराते हैं हमेशा, और उन्हीं टाइप्स में से क्वेश्चन रहते हैं। कोई 2-3 क्वेश्चन बाहर से रहते होंगे, और 2-3 तो मिसलेनियस हर सब्जेक्ट में ही रहते हैं, जो हर कोई छोड़ने के लिए बने होते हैं वो। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मैथ्स रीजनिंग हो गया, और रीजनिंग तो देखने को ही नहीं मिलती, मैथ्स ही होता है। उसके अलावा जो मेंसुरेशन थी, उसके मैंने फॉर्मूले किए थे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर आता है उसके अंदर, वो तो हो ही जाता है, वो किया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरा बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो मेरे को ज़्यादा समझ आता नहीं था, तो मैं उसके 2-3 क्वेश्चन छोड़ के ही चलती थी। वो मैं साइंस में अपने कवर अप कर लेती थी, क्योंकि साइंस मेरा अच्छा था, क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th तक का पढ़ रखा है, तो वहाँ मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मैं वहाँ का गैप वहाँ फिल कर लेती थी। तो ऐसे ही आपको भी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होंगे, तो आप उनको वैसे ही एडजस्ट कर सकते हो, और आप एवरेज अच्छा पेपर करके आ सकते हो। फिर बात अगर करें, क्योंकि कंप्यूटर रह गया, पिछली बार हमारे टाइम पे 2023 में एक आध क्वेश्चन था कंप्यूटर का, बट अगर 2024 की बात करें तो कंप्यूटर में 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हम कंप्यूटर को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हो, बेसिक्स पढ़ सकते हो, वही यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, जैसे अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, रैम रोम हो गई, जो जितनी भी मेमोरी के टाइप्स हैं। इसके अलावा इंटरनेट हो गया, जिससे क्वेश्चन पूछता है, और इसके अलावा जो ऑडियो वीडियो के फॉर्मेट्स हो गए, उन पर भी क्वेश्चन था इस बार। वायरस पढ़ सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब 3-4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा पेपर, मतलब मेरी पूरी तैयारी अच्छी है, तो आप छोड़ के भी चल सकते हो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एवरेज तैयारी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप छोड़ना मत, क्योंकि क्या पता अगर आप एक बार पढ़ लो और उसमें से ईजी क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स मिल सकते हैं ना, तो ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा। इसके अलावा रहता है साइंस का, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो मैंने इतना कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं साइंस में, पर आप NCERT पढ़ सकते हो 10th तक के। हालांकि वो 11th और 12th से भी पूछने लग गया क्वेश्चन, जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, इकोलॉजी वाला चैप्टर हो गया, जो आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में भी कवर कर सकते हो, तो वो वहाँ से हो जाएगा। बट NCERT बेस्ट रहेगी उसके लिए भी, तो अगर आपको उससे समझ आता है तो आप कोशिश कर सकते हो। उसके अलावा मैंने लूसेंट से भी हेल्प ली थी कि NCERT के अलावा लूसेंट में भी अच्छा मतलब दे रखा है। फैक्चुअल अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो लूसेंट से बाहर नहीं जाते फिर, तो वो नहीं छूटते हैं, तो उसके लिए मैंने किया था। लूसेंट की हेल्प तो मैंने हर एक सब्जेक्ट में ही ली थी, जो फैक्ट्स वगैरह हैं वो याद करने के लिए, क्योंकि इसमें फैक्ट्स अच्छे से दे रखे हैं, वो वनडे एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक रहती है, तो उससे मैंने हेल्प ली थी। ये तो हो गई पेपर 1 की बात। अगर बात करते हैं पेपर 2 की, क्योंकि पेपर 2 भी एक मेजर रोल प्ले करता है, सो पेपर 2 की मैंने तैयारी शुरू करी थी 4-5 महीने पहले, लिखने की प्रैक्टिस मतलब स्टार्ट करी थी। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, CPA पाथफाइंडर करके कोई अकेडमी थी GDP नगर में, तो वहाँ पे मैंने करा था अपनी प्रैक्टिस के लिए। पेपर 1 तो ठीक ठाक था, वहाँ पे इतना कुछ मतलब अच्छी नहीं थी वो, मुझे नहीं लगी पर्सनली, मतलब इतना कोई बेनिफिशियल थी। बट पेपर 2 वॉज गुड। पेपर 2 मैंने सारे लिखे, अच्छे से लिखे, लास्ट तक का ही पेपर दिया मैंने, पेपर से पहले तक का भी, और उसमें जितना स्कोर रहता था फाइनल में भी लगभग उतना ही आया, तो वो अच्छा था। वहाँ के मतलब पेपर अच्छे थे, तो वहाँ से प्रैक्टिस हो गई थी। पर मैंने 4-5 महीने पहले लिखना स्टार्ट किया था पेपर 2, और उसके अलावा मैंने प्रशांत जगताप सर की ना बुक्स खरीदी थी, वो जो पेपर 2 के लिए हैं, तो इससे मुझे ना एक आइडिया मिल गया ये वाली बुक। तो इससे ना मुझे आइडिया लग गया था कि क्या आपकी प्रेजेंटेशन कैसी रहनी चाहिए, आप किस में गलती कर सकते हो, किस में गलती नहीं कर सकते। तो इससे मैंने ग्रामर भी करी थी पेपर 2 के लिए, और इसके अलावा रानी मैम का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से भी मैंने हेल्प ली थी इंग्लिश करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब कुछ करवा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप कर सकते हो। तो ये बुक खरीदी थी। इसके अलावा जो बाजीराव एंड रवि से मैंने पढ़ाई करी थी, जो करंट अफेयर्स करे थे, तो ना मैंने उनके नोट्स बनाए थे थीम वाइज,
जैसे कि विमेन का अलग हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का अलग हो गया, इंटरनल रिलेशंस का अलग हो गया, साइंस एंड टेक का अलग हो गया। और जो साइंस में पेपर 1 में मिसलेनियस क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस बार पूछ रखा था कि टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे, कि रेड बायोटेक्नोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, मतलब क्या डील करती है रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट, ब्लैक, ये सब पूछ रखा था। तो ये साइंस एंड टेक से पूछ लेता है। कोई वायरस चल रहा है तो पूछ लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। फिर तो मैंने वहाँ से किया था स्टार्ट। तो ऑन एन एवरेज मतलब ये सब कंप्लीट मिला के मैंने 6 महीने दिए थे पूरी प्रिपरेशन को। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी और पेपर 2 की राइटिंग करी थी। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हो, जितने आप टेस्ट लिखते हो पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी जितने आपने टेस्ट दिए हैं, उन पेपर से रिवीजन किया था मैंने। कि हर एक पेपर उठाती थी जो मैंने दे रखा था, उसका पेपर से उठा लेती थी और उस पेपर से रिवाइज करना स्टार्ट कर देती थी। तो इस तरीके से मैंने अपनी रिवीजन करी थी। उसके बाद अगर आपको मतलब टेस्ट में अगर नंबर कम भी आते हैं, जैसे मेरे भी आते थे 10-15 नंबर, मतलब ऐसा था कि जो बड़े फाइनल पेपर में, तो वैसे करके किया था मैंने। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी। अब आपको अगर इसमें से कुछ हेल्पफुल लगता है तो आप वो अडोप्ट कर सकते हो, पर नामुमकिन नहीं होता। हम सोच लेते हैं ना, अपने दिमाग में हमने एक हवा बना रखा है कि अगर हमने पेपर क्लियर करना है यूपीएससी सीएपीएफ, मतलब देख के डर लगता है कि बिना कोचिंग के तो होगा नहीं यार, बिना गाइडेंस के तो होगा नहीं। नो डाउट आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि वो तो बिना प्रैक्टिस के हो नहीं सकता। बट जहाँ तक स्टडी की बात है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर आप सेल्फ स्टडी करने का सोचते हो तो। क्योंकि बहुत मन भटकता है इधर उधर, मन नहीं करता, बीच में आप डिप्रेस भी रहोगे, बीच में समटाइम्स ऐसे भी टाइम आएगा 2-3 दिन तक पढ़ने का मन नहीं करेगा। बट उन 2-3 दिन में जब हम पढ़ लेते हैं ना, वो हमें फिर फाइनल तक लेके जाता है। सो यही था मेरी स्ट्रेटेजी। अब यही है, आप अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से मन लगा के, और 2025 क्रैक करना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।